डियर स्टूडेंट, डियर ऑनलाइन क्लास में ये हमारा जो विषय है न्यू इंडिवर एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुका है। और अंतिम पड़ाव को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि चूंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट का जो पर्पस है वो प्राथमिक शिक्षा के स्तर से संबंधित है, तो ये अंतिम पड़ाव के ऊपर हम पढ़ रहे हैं से। और ये आज हमारा जो चैप्टर है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं। तो प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं बनी, कौन कौन सी योजनाएं बनी, कौन कौन से कार्यक्रम बने जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है या प्रारंभिक शिक्षा को परिवर्तन करके नवीनीकरण के आधार पर नवीनीकृत किया गया है और प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे कई सारी योजनाएं भारत देश में चलाई गई जो कि 1992 के बाद से ही शुरू हो चुकी थी। आपने देखा कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसी एक वर्ष बाद 86-87 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। उसी से ही प्रेरित होकर पूर्व निर्धारित योजनाओं में हालांकि इस योजना का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अध्ययन तो हुआ था, लेकिन ये बात इसके ठीक एक वर्ष बाद लागू हो चुकी हुई। अच्छा, अब हम लोग क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम और परियोजनाएं से संबंधित जो कार्यक्रम जो योजनाएं हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, उस पर थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम या कौन कौन सी परियोजनाएं भारत देश में लागू हुई। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे पहली योजना थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दूसरी योजना थी सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, ये दूसरी योजना है डियर स्टूडेंट। तीसरी योजना थी प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुसंधान कार्यक्रम। चौथी योजना थी बेसिक शिक्षा परियोजना और जिला शिक्षा कार्यक्रम। जैसे हम लोगों ने भी देखा सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में पीमोस्ट भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में जैसे आपने पहले देखा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये सारी योजनाएं प्रारंभिक शिक्षा के स्तर से संबंधित है, प्रारंभिक शिक्षा के परिवर्तन कराने के प्रयास से संबंधित है कि इन सभी योजनाओं ने प्राथमिक शिक्षा को नवीनीकृत करने की कोशिश की। इस तरह से पहली योजना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दूसरी योजना है सेवारत या शॉर्ट में बोल देते हैं पीमोस्ट क्या है, तो सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, जिसे पीमोस्ट कहते हैं। जैसे कि आ जाता है प्रश्न आ जाता है पीटी या सीटेट में भी आ जाता है कि पीमोस्ट क्या है या पीमोस्ट का पूरा नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन। आप देखिए इसको लिख लीजिए, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन स्कूल टीचर। अगर प्रश्न आ जाए कि पीमोस्ट का पूरा नाम क्या है या पीमोस्ट के बारे में बताइए या पीमोस्ट की विवेचना कीजिए या पीमोस्ट का स्पष्टीकरण कीजिए, तो आप सबसे पहले तो लिख देना प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टीचर, तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन स्कूल टीचर। तो इस तरह से दूसरी योजना आई डियर स्टूडेंट। तीसरी योजना थी प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुसंधान कार्यक्रम, यानी जैसे स्पॉट बोलते हैं, स्कूल ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ टीचर। बेसिक शिक्षा परियोजना, जिसे बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो अगली योजना, पांचवी योजना थी जिला
प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, संपूर्ण साक्षरता अभियान, जो कि अभी 2020 में भी पीएम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है साक्षरता मिशन शुरुआत किया गया। सर्व शिक्षा अभियान, जो कि 2001 यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में ये योजना लागू हुई। और प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना, और इसके बाद आया स्कूल चलो अभियान, जो आप शायद आपको याद होगा कि इसका पहले बहुत ऐड आता था, स्कूल चलो अभियान, जो बीजेपी की गवर्नमेंट यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में ये अभियान चालू हुआ था। और इसके बाद देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये 2002-03 में इस योजना की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था कि बालिका लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश करना। तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, क्योंकि इससे पूर्व जो है ज्यादातर क्यों उनका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो बालिकाएं हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य से बहुत दूर हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, शिक्षा प्राप्त करने में असक्षम हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है। ऐसे बहुत सारे ऐसे अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, जो शिक्षा के उद्देश्य से बहुत दूर हैं। तो उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने वहीं पर उनके पास जाकर विद्यालयों की स्थापना की और निर्धन व निर्बल वर्गों को व जो असक्षम लोग हैं उनको शिक्षा के उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश की। इसी प्रयास में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना हुई। आगे बढ़ेंगे, आरंभिक बाल शिक्षा और बाल माध्यम परियोजनाएं, प्रयोगशाला परियोजनाएं। तो आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना। अगली योजना थी राष्ट्रीय बाल श्रम, क्योंकि बाल श्रम को भी खत्म करना था, बाल श्रम को खत्म करना था और 6 से 14 वर्ष तक की जो निःशुल्क शिक्षा अभियान था, अनिवार्य शिक्षा योजना थी, उसको प्रोत्साहन देना। तो बाल श्रम को रोककर ऐसे अभी भी कई ऐसे होटल वगैरह हैं जहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो उनको जहां भी आपको देखे उनको रोकिए और शिकायत करिए जाकर नजदीकी थाने पर। तो बाल श्रम को रोकना है, क्योंकि उनका पढ़ने का अधिकार है। 12-13 साल तक के बच्चे जो बाल अवस्था से संबंधित होते हैं, जो प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड, ऐसी 2 कैटेगरी हैं जो अभी भी इस तरह के होटलों या रेस्टोरेंटों में काम करते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी को हटाना है वहां से। और ये बाल अवस्था होती है सीखने, इस अवस्था में सीखने की तेज प्रवृत्ति होती है। तो इस आधार पर बाल श्रम को रोकना जरूरी है। और किशोर अवस्था इसमें काफी इसके बाद जो है अगला चरण है किशोर अवस्था। तो इस तरीके से राष्ट्रीय बाल श्रम। अगली योजना आई पोषाहार वितरण योजना, जिसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अगली ठीक है अंतिम योजना थी छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य परिस्थापन योजनाएं। तो ये था स्कॉलरशिप। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके योजनाओं पर डिस्कशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि ये योजनाओं ने प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु किस किस तरह से परिवर्तन कराने की कोशिश की, या प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से नवीनीकृत कराने की कोशिश की। तो पहली योजना आप देख रहे हैं, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये योजना कब आई। आपका आंसर होगा 86-87 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986-87। कभी कभी ऑप्शन में 1987 भी आ जाता है, तो आंसर ही करेक्ट है। और कभी कभी दोनों मिक्स हो जाता है, क्योंकि सेशन काउंट होता है उसमें, कार्यकाल काउंट हो जाता है। हाँ, तो इस तरीके से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये योजना आई। ये पहली योजना थी कि प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम व परियोजना से संबंधित ये प्रथम योजना थी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बन चुकी थी, जो संपूर्ण भारत के लिए लागू की गई। और संपूर्ण भारत में एक
एक जो भी संबंधित उद्देश्य थे, जो भी संबंधित योजनाएं थी, जो भी संबंधित नीतियां थी, तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में ये लागू किया गया सामूहिक रूप से। इसके बाद में क्या देखने को मिला, जैसे आप लोगों ने पहले अध्ययन किया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था और धन की व्यवस्था, और पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रांत हैं, उन प्रांतों में जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह, और संबंधित जाति वर्ग और निर्बल व असक्षम लोग, इन सभी को गतिशील विद्यालयों की सहायता से उनकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश की गई थी। वो 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपने पढ़ा। उसके बाद में आपने विषयों का अध्ययन किया, तो गणित व विज्ञान, भाषा व अन्य विषयों के माध्यम से शिक्षण उद्देश्यों को गतिशील करना। उसके बाद में आपने पढ़ा था कि शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जिससे योग्य शिक्षकों का चयन हो सके, और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के रूप को परिवर्तित किया जाए। इसी आधार पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आई, जिसने उसी आधार पर उसने देखा कि एक कक्षा में कई सारे बच्चे बैठे हैं, एक कक्षा में कई कक्षाएं बैठी हुई हैं। आज भी ऐसा कई जगह देखने को मिले जो बहुत ही पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां पर सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अब वर्तमान में जो भारतीय सरकार का जो प्रयास है, प्रत्येक प्रारंभिक स्तर से परिवर्तन कराने की कोशिश है, और प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय के पर लगातार सर्वे होता है, और संबंधित योजनाओं में नवीनीकरण करके उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश रहती है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना 1987 में जो योजना थी, उसके उद्देश्य क्या थे, उसकी नीति क्या थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था, तो उसमें क्या था कि अब ये जैसे मल्टी क्लास जो सिस्टम था, बहुत अच्छा, तो इसको ब्रेक करके जितनी तीन, जैसे मान लीजिए 3 क्लास में 3 भवन, एक विद्यालय में 3 भवनों का निर्माण करना, और उस भवन के अनुसार ही कक्षा का वितरण करना, और जितने भी भवन होंगे उतने ही शिक्षकों की नियुक्ति करना। जैसे मान लीजिए 3 भवन हुए और 3 शिक्षकों की नियुक्ति करना। जैसे एक क्लास में एक टीचर रहेंगे, दूसरी क्लास में दूसरे टीचर, तीसरी क्लास में तीसरे टीचर। तो मल्टी क्लास सिस्टम को रोककर एक शिक्षक द्वारा एक क्लास में विषय का अध्ययन कराने की कोशिश करना, विषय का अध्ययन कराने पर बल देना, यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रयास था, जो कि बहुत ही सराहनीय था। तो इस तरीके से बच्चे, जिसमें स्ट्रेंथ हुआ करती 40 से 50 बच्चे, तो इस तरीके से सभी बच्चों का अवलोकन किया जा सकता है, सभी बच्चों की मनुस्मृति का अध्ययन किया जा सकता है। तो उसी आधार पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने इस योजना पर बल दिया और कहा कि, और दूसरी बात यह है कि, और इस जैसे हमने आपको बताया कि 1987 में सबसे पहले क्लासों को बनाना, भवनों का निर्धारण करना, और भवन से संबंधित शिक्षकों का निर्धारण करना, और विषय संबंधित शिक्षकों का निर्धारण करना, और ठीक इसके 87 यानी कि 3 या 4 वर्ष बाद 1993-94 में ये योजना में फिर से नवीनीकरण किया गया, और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट 1994 में टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देशित किया और कहा कि टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करें आप शिक्षकों को, इससे शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आशय यह था कि संबंधित पुस्तकों का वितरण करें, संबंधित शिक्षण उपकरणों की व्यवस्था करें, क्योंकि शिक्षक के लिए आसान रहेगा, शिक्षक को शिक्षण कार्य कराने में आसान रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए TLE फुल फॉर्म TLE का विश्लेषण किया, केंद्र सरकार ने लागू किया और सभी राज्य सरकारों को ये योजना से अवगत कराया। 1993-94 में प्रश्न आ सकता है कि TLE का पूरा नाम क्या है, तो आप बता देंगे टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट।
जो कि टीचर स्ट्रेटजी से संबंधित है, टीचर टीचिंग से संबंधित है, उनके शिक्षण कार्य से संबंधित है। तो उनके शिक्षण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट का अरेंजमेंट किया कि संबंधित शिक्षण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए संबंधित शिक्षण सामग्री की उपलब्धता कराई जाए, जिससे शिक्षकों को शिक्षण कार्य कराने में आसानी हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि शिक्षण उपकरण कौन कौन से थे। शिक्षण उपकरण आपने जैसे हम लोगों ने बात की कि पुस्तकालय के द्वारा पुस्तकों का वितरण, पुस्तकालय के द्वारा पुस्तकों का वितरण या पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। देखिए टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने पहला जो निर्देश दिया वो ये दिया कि पुस्तकालय के द्वारा पुस्तकों की उपलब्धता कराई जाए। आगे हम लोग देखेंगे टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट की जो सिस्टम आया वो 1993 में आया। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए बात का, TLE किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना में शामिल हुआ। तो आप बता दें कि 1993 में ये योजना शामिल हुई। आगे हम लोग देखेंगे कक्षा शिक्षण सामग्री, कक्षा शिक्षण सामग्री। देखिए क्लास टीचिंग मटेरियल, क्लास टीचिंग मटेरियल में आपका बोर्ड हो गया, आपका चॉक हो गया, आपका टेस्टर हो गया, आपका स्टिक हो गया। तो ये क्या हो गया, कक्षा शिक्षण सामग्री, यानी कि शिक्षण कार्य को आसान बनाने के लिए, जिसमें आप आज जो शिक्षक बन रहे हैं या आप फ्यूचर में भविष्य में 3 एड्स के द्वारा यानी ऑडियो वीडियो ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा शिक्षण कार्य को कराने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षण कक्षा शिक्षण सामग्री ये दूसरा पॉइंट है। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट में किस प्रकार के इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना है, सरकार ने निर्देश दिया कि कक्षा शिक्षण सामग्री की उपलब्धता कराई जाए। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट था, अब देखिए इसमें एक बात और है कि कक्षा शिक्षण सामग्री कैसी इसमें मानचित्र हो गया और ग्लोब हो गया और चार्ट, इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जाए जिससे उनको, देखिए आपको शायद याद होगा हमने इससे पहले भी चार्ट के प्रोजेक्ट विधि का अध्ययन किया था जो किलपैट्रिक ने दिया था। तो उसी विधि के अध्ययन के अंतर्गत यह नीति को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में शामिल किया गया कि चार्ट के माध्यम से भी आप शिक्षित कराएंगे। क्लासरूम में कई सारे चार्ट लगा देंगे दीवारों में, जिससे बच्चे देखेंगे और पढ़ेंगे कि ये चार्ट में वही मैसेज देना है ना। तो शिक्षक मैसेज दे रहे हैं कि ये चार्ट किससे संबंधित या किसी भी इतिहास से संबंधित या पुरातन इतिहास से संबंधित या प्राचीन भारतीय शिक्षा संबंधित या विज्ञान से संबंधित या गणित विषय संबंधित सभी विषयों के चार्ट की उपलब्धता करानी है। साइंस में आपको बॉडी पार्ट्स, बायोलॉजी में बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना, नोज वॉइस, इन सभी के बारे में चार्ट के माध्यम से या विश्व का अध्ययन करना है तो मानचित्र की उपलब्धता कराना या ग्लोब का अध्ययन कराना। तो इस तरीके से कक्षा शिक्षण सामग्री में विभिन्न प्रकार की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। इस प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए क्योंकि सरकार के दिमाग में ये बात थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना बनी थी उसके दिमाग में बात ये थी ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए सैद्धांतिक शिक्षण के साथ साथ में या सैद्धांतिक विषय अध्ययन के साथ साथ में प्रयोगात्मक शिक्षण को भी बल देना है। तो इसी क्रम में खेल शिक्षा को भी शामिल किया गया, क्योंकि खेल शिक्षा का इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है जिसके माध्यम से शिक्षा की परिभाषा को पूरा नहीं किया जाता। इसलिए खेल शिक्षा की परिभाषा को पूरा करने के लिए खेल शिक्षा को भी जोड़ा गया। खेल शिक्षा को भी
जोड़ा गया, यानी कि स्पोर्ट। अब संबंधित उपकरणों की भी व्यवस्था की गई, स्पोर्ट इक्विपमेंट आपके घर में आपके गार्जियन, आपके बड़े भाई, आपके सिस्टर, आपके फादर, आपके मदर, कोई ना कोई टीचर है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनके अकाउंट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड पैसा आता है और उनको परचेज करते हैं स्पोर्ट इक्विपमेंट को, बॉल, फुटबॉल, बैट बॉल एंड कैरम बोर्ड, जो भी चीजें हैं। बच्चों का मनोरंजनात्मक विकास, बच्चों का सृजनात्मक विकास, बच्चों का रचनात्मक विकास करने के लिए ये विषय भी अब इस विषय का भी योगदान है, अमूल्य योगदान है। तो इसलिए शिक्षा की परिभाषा को पूरा करने के लिए फिजिकल एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया। और इसी तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं, आप अपने गार्जियन से, और क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए, बात हो रही है टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, किस प्रकार के इक्विपमेंट। तो आपने देखा कि कक्षा शिक्षण सामग्री, आपने इससे पूर्व देखा, सबसे पहले योजना हमने बताई थी कि इस पुस्तकालय से पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, कक्षा शिक्षण सामग्री और खेल शिक्षा। अब है विज्ञान किट। विज्ञान किट साइंस सब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए संबंधित इक्विपमेंट की व्यवस्था करना, जो भी जैसे साइंस के बॉडी पार्ट्स का स्टडी करना और स्केलेटल सिस्टम को स्टडी करना, मस्कुलर सिस्टम को स्टडी करना या एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करना, किडनी फंक्शन क्या, सारी चीजें जो है इस विज्ञान किट में आती हैं, जो प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को अध्ययन कराया जाता है कि विज्ञान में क्या क्या भाग होते हैं। तो विज्ञान की भी प्रोवाइड कराई जाती है। और इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी योजनाएं प्रोवाइड कराई गई। लघु यंत्र किट 5वीं इसमें ये सामग्री के रूप में शामिल किया गया। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट में उपकरण, क्योंकि शिक्षक को किसी प्रकार का अवरोध ना हो, शिक्षक को किसी प्रकार की बाधा ना हो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, तो इसलिए उनकी आवश्यकताओं का ध्यान के अनुरूप ही संबंधित उपकरणों की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से लघु यंत्र किट में क्या है कि पेचकस, कभी इमरजेंसी परेशानी हो जाती है, चेयर या टेबल्स को कुछ डैमेज हो गया या खिड़की या कोई भी उपकरण डैमेज हो गया, तो उसके लिए भी पेचकस और प्लास की व्यवस्था, तो लघु यंत्र किट के रूप में इस उपकरण की व्यवस्था की गई। और अगला है श्रव्य उपकरण। हालांकि चूंकि श्रव्य उपकरण में रेडियो आता है, तो रेडियो की इतना अभी इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है, क्योंकि रेडियो सुनने का इतना टाइम नहीं है। तो रेडियो इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986-87 में इसलिए शामिल किया गया था कि श्रव्य उपकरणों के माध्यम से भी हम समाचार ग्रहण करते, नई नई योजनाओं का अध्ययन करते हैं, नए नए विचारों का अध्ययन करते हैं, नए नए समाचार के माध्यम से भारत में होने वाली जो भारत में घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से हम सुनकर स्मरण करके उनका अध्ययन करते हैं कि भारत में कौन कौन सी योजना लागू हुई या कौन कौन सी योजना घटित हुई या कौन कौन सी योजना में नवीनीकृत करने का प्रयास लागू हुआ। तो वो श्रव्य उपकरणों के माध्यम से, यानी कि रेडियो के माध्यम से उसका हम स्मरण कर सके, समझ सके। तो इस तरीके से ये सामग्री को भी शामिल किया गया। आशा क्या था कि शिक्षक जो है इन उपकरणों के सहायता से आवश्यकता के अनुसार बच्चों को समय अनुसार दिशा निर्देशित करते रहें विभिन्न प्रकार के उपकरणों की मदद से। तो इस तरीके से आगे आप देखेंगे विद्यालय को चलाने के लिए, विद्यालय का संचालन करने के लिए, सुनियोजित व्यवस्था से संचालन करने के लिए पुस्तकों की व्यवस्था प्राथमिक स्तर तक के बच्चे, आप ये बात की और देख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 2 प्रकार से योजना को लागू किया गया था। एक तो प्राथमिक स्तर से, पहले देखिए फिर इसके बाद उपकरणों की व्यवस्था आ सकती है। तो इस योजना को 2 प्रकार की योजना से लागू किया गया था। एक था प्राथमिक शिक्षा के स्तर
अनुसार, और दूसरा जो कार्य था माध्यमिक शिक्षा के स्तर अनुसार या माध्यमिक शिक्षा के आधार पर, स्तर के आधार पर। तो दो प्रकार से इन्होंने इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में दो प्रकार के कार्यों से वितरण करके, दो प्रकार कार्यों का अध्ययन करके योजनाओं को लागू किया। संबंधित उपकरणों की व्यवस्था की कि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था की जाए या माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किस प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था की जाए। आगे हम लोग देखेंगे पुस्तकें। ये उपकरण शिक्षण उपकरण का अभिन्न भाग है जो शिक्षक के लिए भी आवश्यक है और बच्चों के लिए भी आवश्यक है। तो दोनों में किसी प्रकार का अवरोध ना हो, तो पुस्तकों की व्यवस्था। दूसरा था, इसी में दूसरी भी थी, दूसरा शिक्षण सामग्री। पुस्तकें के बाद में जो था साइंस के देख लिया आप लोगों ने। हाँ, इसमें क्या था, विद्यालय घंटी की व्यवस्था। एक विद्यालय में मॉर्निंग टू इवनिंग असेंबली सेशन को चलाने के लिए विद्यालय में समय सारणी का निर्धारण किया जाता है और विषयवार समय का निर्धारण किया जाता है। विषयवार विषय का अध्ययन, विषयवार समय के अनुरूप अध्ययन होगा। तो उसके अनुसार टाइम टेबल बनाया जाता है। टाइम टेबल को पूरा करने के लिए, टाइम टेबल को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए शिक्षण उपकरणों को सहायक बनाने के लिए विद्यालय घंटी की भी व्यवस्था की गई। और इसी तरीके से और बच्चों का उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करना। अभी हम लोगों ने खेल शिक्षा की बात कर ली, विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में बात कर ली। अब आता है संगीत उपकरण। आप प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में जाकर देख सकते हो। आपने अभी प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा पूर्व में 1 माह का, जिसमें आपने देखा होगा इस प्रकार की शिक्षण सामग्री वहाँ प्राथमिक स्तर माध्यमिक विद्यालय में भी उपलब्ध है। तो संगीत उपकरण में आपने देखा होगा तबला और ढोलक और ये मंजीरे वगैरह, ये सारे इक्विपमेंट वहाँ पर रहते हैं कि अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो इन उपकरणों की उपयोग किया जा सके। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि बच्चों में कई सारी प्रतिभाएं छिपी होती हैं, बच्चों में कई सारी रुचियां छिपी होती हैं, बच्चों में कई सारे सृजनात्मक क्षमता की उपलब्धि रहती है, बच्चों में कई प्रतिभाएं रहती हैं जो विभिन्न प्रकार से उजागर होना चाहती हैं। तो उन्हीं प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए इस उपकरण की व्यवस्था की गई। आगे धनराशि की व्यवस्था। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट में धनराशि की व्यवस्था जो हेडमास्टर के अकाउंट में आते हैं, वो आवश्यकता के अनुसार धन का व्यय कर सकें। शिक्षा में किसी प्रकार का विरोध ना हो, शिक्षा का संचालन करने में किसी प्रकार की बाधा ना हो, तो धनराशि के व्यय कर सकें और शिक्षा के उद्देश्य को गतिशील कर सकें। और आगे है कक्षा को सुंदर बनाने की भी जिम्मेदारी हेडमास्टर को रहती है। प्राथमिक स्तर और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर कक्षा को सुंदरीकरण करने की कोशिश की जाती है। कई तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा विद्यालय में अच्छे विचार लिखे होते हैं। नर्चर ड्रीम्स फॉर अ बेटर टुमारो, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन व्हिच यू कैन यूज टू मेक चेंज योरसेल्फ, मेक द वर्ल्ड। तो इस तरीके से क्या है, कई सारे विचार होते हैं। तो कक्षा के सुंदरीकरण की जिम्मेदारी भी दी गई। तो संबंधित उपकरण की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और किचन की व्यवस्था और चटाई और ब्लैक बोर्ड। तो ये था ब्लैक बोर्ड के टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट के किस प्रकार के इक्विपमेंट को शामिल कराया गया और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना को संचालित क्रियान्वित किया जाए। जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर की बात थी और माध्यमिक शिक्षा के स्तर, दोनों ही स्तर से आवश्यक योजनाओं, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की सहायता से
आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की सहायता से संबंधित योजनाओं को संचालित किया जाए। अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरी योजना आई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। आप लोगों ने देखा कि टीचिंग लर्निंग में किस तरह के इक्विपमेंट को शामिल किया गया। आप लोगों ने हर तरीके से देखा कि शिक्षकों की व्यवस्था, कक्ष की व्यवस्था, भवनों का निर्माण, और जितने भवन होंगे उतने ही शिक्षक होंगे, पुस्तकों की व्यवस्था, बच्चों के प्रत्येक प्रतिभा को निखारने के लिए संबंधित उपकरणों की व्यवस्था। तो इस तरह की योजना का अध्ययन करेंगे। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, विन्यास कार्यक्रम, जिसे पीमोस्ट, जिसे शॉर्ट नाम में हम कहें पीमोस्ट कहते हैं। पीमोस्ट जिसे क्या कहते हैं? पीमोस्ट। हमने अभी बताया था आपको प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन। एक बार फिर से लिख लीजिए आप, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन स्कूल टीचर। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए। सेवारत की बात है, सेवा अवकाश की बात नहीं है जिसमें हम लोग डाउट हो जाते हैं कि जो टीचर रिटायर हो रहे हैं उनकी बात नहीं है। जो इन सर्विस है, जो सर्विस में है, तो उनकी बात हो रही है। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम कब आया? ये कार्यक्रम आया 1990 में। अभी हम लोगों ने इसकी पहले वाली योजना देखी वो थी 1986-87 में, और ये कार्यक्रम जो लागू हुआ था वो था 1990, यानी 1990 में ये योजना को शामिल किया गया प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए। अब देखिए हम लोग उसका ध्यान देंगे कि क्या क्या अध्ययन किया गया प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए, किन नीति को शामिल किया गया उपयुक्त योजना के माध्यम से। तो इसमें हम लोग देखेंगे बस उसी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के संबंधित योजनाओं का थोड़ा सा नवीनीकरण किया गया और कुछ संशोधन किया गया, कुछ परिवर्तन करने के बाद में उन्हीं योजनाओं को संचालित कराया गया। जैसे पहला था कक्षाओं का, इसमें पहला पॉइंट है कक्षाओं का सुंदरीकरण। कक्षाओं का सुंदरीकरण। पहले क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कक्षाएं बनी, भवन बने, और भवनों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई। अब कक्षाओं का सुंदरीकरण, कक्षाओं का व्यवस्थीकरण। कक्षाओं में आप देखेंगे जाके वेंटिलेशन के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए खिड़कियों और दरवाजों की व्यवस्था, 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां और पंखों की व्यवस्था, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। शिक्षक वहां पर जो जाते हैं दिशा निर्देशन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, और उसे अन्य नाम से भी जाना जाता है सुविधादाता, कि बच्चों में किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनको हर तरह से सुविधा दी जाए जिससे शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने में आसानी रहे। तो कक्षा का सुंदरीकरण करना यानी बच्चों को ऐसी कक्षा का निर्माण करना जिससे बच्चे आकर्षित हों और कक्षा में शिक्षा को ग्रहण करें। तो कक्षाओं का सुंदरीकरण करना। दूसरा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। दूसरा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। डियर स्टूडेंट, इसमें यह फोकस किया गया कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य को संचालित व क्रियान्वित किया जाए। तो ये सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम योजना थी, जिसके अंतर्गत ये दूसरा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। पाठ्य पुस्तक को माध्यम से अध्ययन तो कराना ही है, लेकिन हमें केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना है। बच्चों के हित को ध्यान रखते हुए उनको किसी प्रकार से असुविधा ना हो, उनकी सुविधाओं में आवश्यकता के अनुसार उसके ज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना और शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित और व्यवस्थित रूप से संचालित करना। तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। अगला पॉइंट है भवन व अध्यापकों के चयन की व्यवस्था।
विषयवार अध्यापकों का चयन सुनिश्चित किया जाए, विषयवार प्रत्येक विषय का अध्ययन किया जाए। तो प्रत्येक विषय का अध्ययन कराने के लिए संबंधित सब्जेक्ट एक्सपर्ट का चयन किया जाए, जिससे बच्चे प्रत्येक विषय से रूबरू हो सकें और भवनों का निर्माण हो सके, सुंदर भवनों का निर्माण हो सके। आज के टाइम पर आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे। शायद पूर्वांचल की बात है, डिस्ट्रिक्ट मुझे याद नहीं ठीक से, तो वहाँ पर एक हेडमास्टर ने वहाँ पर विद्यालय, प्राथमिक स्तर के विद्यालय को प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वहाँ के विद्यालय को मॉडल स्कूल की तरह बना दिया। मॉडल स्कूल की तरह ऐसा कि बाहर थोड़ा सा गार्डन बना दिया, खूबसूरत गार्डन बना दिया, जिससे गार्जियन वहाँ पर आकर्षित हुए और बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराया। तो इस तरीके से भ्रमणवार अध्यापकों का चयन की व्यवस्था, और आज हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार विद्यालय में परिवर्तन करते रहते हैं। तो तीसरी ये नीति थी इसमें सेवारत अध्यापकों के विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम में। चौथी देखें हम लोग क्या है नीति इसमें, चौथी नीति को समझने की कोशिश करेंगे। प्रशिक्षण सामग्री का उल्लेख। प्रशिक्षण सामग्री का उल्लेख। प्राथमिक शिक्षा के स्तर के विकास के लिए प्रशिक्षण सामग्री का उल्लेख। हमारा उद्देश्य क्या है, हम टीचर वहां पर जाते हैं, लर्नर के रूप में जाते हैं, और स्टूडेंट जो बैठे होते हैं वो सीखने के उद्देश्य से आते हैं, और हम लोग सिखाने के उद्देश्य से जाते हैं, क्योंकि करके सीखने पर बल देना होता है। हमारा उद्देश्य क्या है, करके सीखने पर बल देना, करके सीखने पर बल देना, ये शिक्षक का उद्देश्य होता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ये शिक्षक का उद्देश्य होता है। तो करके सीखने पर बल देना। तो प्रशिक्षण सामग्री का उल्लेख, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण सामग्री की सहायता से प्राथमिक स्तर के बच्चों का विकास कराना, और क्योंकि शिक्षकों के लिए आवश्यक है, शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना और शिक्षण कार्य को आसान बनाने के लिए विभिन्न सामग्री को उपयोग की सहायता से बच्चों में ज्ञान का संचालन कराना। और दूसरी बात यह थी कि अध्ययन अध्यापन के लिए न्यूनतम पक्षों का उल्लेख। अगला पॉइंट है न्यूनतम अध्यापन के लिए, न्यूनतम अध्यापन के लिए, न्यूनतम अध्यापन के लिए, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, अध्ययन अध्यापन के लिए न्यूनतम पक्षों का उपयोग, न्यूनतम पक्षों का उपयोग, क्योंकि बच्चों का हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, बच्चों का समग्र विकास करना है। तो बच्चों का समग्र विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के पक्षों को जोड़कर उनकी कल्पनाओं पर जोर देना, उनकी कल्पनाओं को प्रोत्साहन देना, जैसे कि विभिन्न प्रकार के विषय संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराना, खेल शिक्षा के माध्यम से, यानी खेल खिलौने के शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा को बल देना। तो अध्ययन अध्यापन के लिए न्यूनतम पक्षों का उपयोग। तो किसी न किसी प्रकार से हमें उनको उनकी रुचि का अध्ययन करना है, किसी न किसी के प्रकार से हमें उनके बौद्धिक स्तर का उन्नत करना है, किसी न किसी प्रकार से हमें उनका न्यूनतम स्तर से उनके ज्ञान के स्तर को प्रोत्साहन देना है। तो इस तरीके से सेवारत अध्यापकों के विस्तृत विन्यास कार्यक्रम में ये नीति शामिल की गई। तो अगली जो योजना है वो है प्राथमिक शिक्षकों की विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। प्राथमिक शिक्षकों का अनुस्थापन कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में स्पॉट, SPOT
की कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है कि स्पॉट का पूरा नाम क्या है। प्रश्न आ जाता है कि स्पॉट किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा के विकास से संबंधित है। तो स्पॉट का पूरा नाम क्या है हम लोग देखते हैं, लिखते हैं स्पॉट स्पेशल प्रोग्राम, स्पॉट है स्पेशल प्रोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन टीचर, स्पेशल प्रोग्राम फॉर ओरिएंटेशन टीचर। ये इस स्पॉट का फुल फॉर्म है। अगर प्रश्न आ जाए कि स्पॉट का पूरा नाम क्या है तो स्पेशल प्रोग्राम फॉर ओरिएंटेशन टीचर। अब इसमें संबंधित योजनाएं कौन कौन सी उसके बारे में लोग स्टडी करेंगे। इसमें कौन कौन सी नीतियों को शामिल करके प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। और ये योजना जो थी ये 1993 इस भारत सरकार के सहयोग से MHRD के माध्यम से इस योजना का दिशा निर्देशन किया गया। MHRD हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। ये ऐसा संगठन है जो प्राथमिक स्तर पर दिशा निर्देशन करता है NCERT के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से। तो भारत सरकार, भारतीय सरकार के सहयोग से MHRD के दिशा निर्देशन में प्राथमिक शिक्षकों का अनुस्थापन कार्यक्रम को संचालित किया गया, प्रारंभ किया गया। जो स्पेशल प्रोग्राम फॉर ओरिएंटेशन टीचर जो MHRD के सहयोग से प्रारंभ हुआ और इसका प्रारंभिक वर्ष है 1993-94। अब इसमें क्या क्या बातें थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उद्देश्य क्या है, जिसमें उद्देश्य था कि पूरे भारत में 1.5 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रशिक्षित करना और जो NCERT के दिशा निर्देशन में था। देखिए जो DLED जिसे पहले BTC कहा जाता था क्योंकि पूरे भारतवर्ष में संचालित है। तो अन्य राज्यों में पहले उत्तर प्रदेश में BTC था, अन्य राज्यों में DLED के माध्यम से कोर्स चल रहा था। और पूरे भारतवर्ष में एक कोर्स को लागू करने के लिए यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी DLED को संचालित करना या नाम परिवर्तित किया गया। उद्देश्य था कि पूरे भारतवर्ष में 1.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करना NCERT के सहयोग से इन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और शिक्षा को गतिशील कराना ताकि शिक्षकों के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाए। अब ये प्रोत्साहन किन अब देखिए ये प्रोत्साहन दिया जाए जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर व माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर स्तर आधार या स्तर अनुरूप दोनों ही स्तर को ध्यान में रखते, दोनों ही स्तर के विद्यालय का संचालन करने के लिए दोनों ही विद्यालय से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति या शिक्षकों का चयन की व्यवस्था करना, शिक्षक चयन करने से पूर्व उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जो कि संभव हो सके NCERT के सहयोग से। और NCERT के सहयोग से NCERT व NCT के सहयोग से इसमें संबंधित शिक्षकों को प्रोत्साहन देने के लिए, संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए पूरे भारतवर्ष में 4 जोन बनाए गए हैं। एक हो गया आपका अजमेर। प्रश्न आ जाता है कि NCT कितने जोन में डिवाइड है पूरे भारतवर्ष में, तो वो आंसर आपका होगा 4। पहला है अजमेर, दूसरा है भुवनेश्वर, भोपाल और चौथा है मैसूर। तो इन जगहों पर जो है NCERT के क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए। उन क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर या माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में शिक्षकों चयन की व्यवस्था करना या प्रशिक्षण के माध्यम से इन सभी जोन के माध्यम से उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। तो NCERT और NCT के सहयोग से ये विभिन्न प्रकार के 4 जोन बनाए गए जो आपने देखा, अजमेर, भोपाल और भुवनेश्वर और मैसूर जो कि कर्नाटक में है। तो क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से शिक्षकों की व्यवस्था करना। योजना जो है बेसिक शिक्षा योजना संबंधित है। ये योजना 5
5 अक्टूबर 1993 में लागू हुई। अब इस योजना में क्या क्या बातें हैं ये आप देख लीजिए। इस पहले एक बात को देखेंगे, ये बेसिक शिक्षा परियोजना इस वर्ष 10 जनपद के साथ में प्रारंभ की गई। इसमें 10 जनपद शामिल किए गए, जैसे इलाहाबाद, इटावा, तीसरा है बांदा, है ना, इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर। तो इस प्रकार से 10 जिलों में इस परियोजना को संचालित किया गया। पौनी, वाराणसी, गोरखपुर और नैनीताल और अलीगढ़। तो 10 जनपदों की सहायता से इस योजना को संचालित किया गया। कालांतर में 17 जनपद में ये योजना क्रियान्वयन संचालित है। अब इसके उद्देश्य की देखेंगे, इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य से जानना जरूरी है। कौन कौन से उद्देश्यों की सहायता से इस योजना को संचालित किया गया। तो इसका उद्देश्य हम देखेंगे। उद्देश्य पहला है विद्यालय सुलभ करना। विद्यालय सुलभ करना। विद्यालय सुलभ करने से आशा है कि मानक के अनुसार भवनों का निर्माण करना, मानक के अनुसार खेल मैदान का निर्धारण करना, मानक के अनुसार विभिन्न प्रकार के विषयों का विषयवार अध्ययन करना, मानक के अनुसार बच्चों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, मानक के अनुसार बच्चों के हित को ध्यान रखते हुए हर प्रकार की सुविधा को सुनिश्चित कराना। तो विद्यालय सुलभ करना, तो ये था दूसरा पॉइंट है। अब दूसरी बात इसमें भी आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रवासी जो है शिक्षा संस्थानों से बहुत दूर हैं, शिक्षा के उद्देश्यों से बहुत दूर है, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षा संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही 1-1.5 किलोमीटर के आसपास जो है विद्यालयों की स्थापना की जाए। इस योजना का उद्देश्य था बेसिक शिक्षा परिषद का। दूसरा था नामांकन। दूसरा है नामांकन। इसमें क्या था कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 11 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चे, बालक बालिकाएं, जिनको प्रवेश सुनिश्चित कराया जाए, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे, 11 वर्ष के बच्चों को प्रवेश सुनिश्चित कराया जाए। दूसरा पॉइंट है उपलब्धि प्राप्त करना। तीसरा पॉइंट है उपलब्धि प्राप्त करना, क्योंकि बच्चों का समग्र विकास करना है, बच्चों की गुणवत्ता का निखार करना है, बच्चों का ज्ञान को प्रोत्साहन देना है, बच्चों का मूल्यांकन के माध्यम से उनके स्तर का पता करना है। तो उनके वास्तविक जो वर्तमान स्तर क्या है, वर्तमान जो उनकी पोजीशन क्या है, उसका मूल्यांकन के माध्यम से उनको उपलब्धि प्रदान कराना, और साथ साथ जितने भी पहलू हैं सभी पहलुओं के माध्यम से उनका समग्र विकास करना, चाहे वो खेल शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान शिक्षा हो, चाहे वो गणित शिक्षा हो, चाहे भाषा शिक्षा हो, चाहे वो संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित हो। तो संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर उपलब्धि प्राप्त कराना। अगला पॉइंट है बच्चों को, चूंकि बच्चों का क्या है, इस उपलब्धि प्राप्त कराने का जो उद्देश्य है, बच्चों की न्यूनतम उपलब्धि के साथ में दक्षता का मूल्यांकन करना, उनकी दक्षता को प्रोत्साहन देना, उनकी दक्षता का विकास करना। और अगला पॉइंट है चौथा, सतत शिक्षा। सतत शिक्षा का तात्पर्य है कि निरंतर चलने वाली शिक्षा, जिसमें एक शिक्षक बच्चों के साथ में किस तरीके से वार्तालाप करते हैं, जो कि होना जरूरी है। इस प्रयास को बढ़ाने के लिए इस परियोजना ने इस उद्देश्य के रूप में जोड़ा कि सतत प्रक्रिया, कक्षा शिक्षण एक सतत प्रक्रिया के रूप में संचालित होती रहे। प्रत्येक बच्चे जो है, हर स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, हर स्टूडेंट इंटरैक्ट मेथड के द्वारा अपने ज्ञान को प्रोत्साहित कर सके और विषयवार ज्ञान का अध्ययन कर सके और संबंधित विषय का ज्ञान का आदान प्रदान कर सके। तो सतत प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए, ऐसा उद्देश्य निर्धारित किया गया। अगला उद्देश्य हम देखेंगे क्या उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है अब चूंकि सतत प्रक्रिया का आपने देखा कि 5,000 ग्रामीण क्षेत्रों में कई आबादी होती है, 4,000 5,000 समथिंग, तो इस सभी को
शिक्षा के उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश कराई जाए। तो इसमें हम अगली जो नीति है प्रबंधकीय व्यवस्था, आप देखिए इसमें क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना में ये योजना का दो मुख्य कार्य के रूप से संचालित किया गया। एक तो था प्रबंधकीय योजना, दूसरा है अकादमिक कार्यालय, अकादमिक व्यवस्था कह सकते हैं, अकादमिक व्यवस्था। इसमें आप लिख लीजिए प्रबंधकीय व्यवस्था लिख लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा समझने में। बेसिक शिक्षा परियोजना में आपने देखा है कि प्राथमिक स्तर के विद्यालय या माध्यमिक स्तर के विद्यालय दो व्यवस्थाओं के रूप में चल रहे हैं। एक तो प्रबंधकीय मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग और दूसरा हो गया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, प्रबंधकीय मैनेजमेंट रहता है जिसमें स्वायत्त किया जाता है, सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से विद्यालय को संचालित किया जाता है, जिसमें मैनेजमेंट का धन का व्यय होता है, जिसमें सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। उसमें प्रबंधक का पूरा हस्तक्षेप रहता है और प्रबंधक के हस्तक्षेप के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जाता है। तो बेसिक शिक्षा परियोजना में दो उद्देश्य के रूप में ये कार्य देखने को मिले, उद्देश्य के रूप में दो कार्य देखने को मिले, प्रबंधकीय व्यवस्था, दूसरा था अकादमिक व्यवस्था। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्लान है जिसमें बीआरसी एक्टिव होता है, जिसमें एनपीआरसी एक्टिव होता है। अब हालांकि एनपीआरसी खत्म हो चुका है, अब एनपीआरसी नहीं है, तो बीआरसी एक्टिवेट है और एनपीआरसी एक्टिवेट है। डाइट एक्टिवेट है, डाइट जो है सक्रिय है। प्राथमिक शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए डाइट, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जिसको पूरा कहते हैं, जिसको पूरा नाम के तौर पर जाना जाता है डाइट, और सीमैट कहते हैं। तो ये अकादमिक व्यवस्था से संबंधित है। ये सभी व्यवस्थाएं जो है, जो सर्वे के अकॉर्डिंग शिक्षकों के गुणवत्ता का भी प्रोत्साहन देने की कोशिश करते हैं और बच्चों की गुणवत्ता का भी प्रोत्साहन देने की कोशिश करते हैं और संबंधित शिक्षा उद्देश्य को गतिशील बनाने में मदद करते हैं और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करते हैं। तो यह था बेसिक शिक्षा परियोजना। अब अगली योजना क्या है, जो कि 5वीं योजना है, वो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पूर्व में आपने योजना का अध्ययन किया, बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। अब इसको शॉर्ट में कहते हैं DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अब इसमें क्या है, इसमें यह है, इसके कार्य ये थे भौतिक रूप से और अकादमिक रूप से, दोनों ही रूप से क्षमता का संचालन करना। क्योंकि भौतिक तात्पर्य क्या है कि भौतिक संसाधनों की व्यवस्था के आधार पर अकादमिक क्षेत्रों में की सहयोग से, अकादमिक व्यवस्था के सहयोग से प्राथमिक शिक्षा का विकास पर जोर देना। दूसरी बात थी विद्यालय में बच्चों का ठहराव, विद्यालय में बच्चों का ठहराव कराना, सुनिश्चित करना। तात्पर्य नीति का आशय है कि विद्यालय में बच्चों को किस तरीके से रोका जाए। तो विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए संबंधित उद्देश्यों से जोड़कर संबंधित उपकरणों के माध्यम से उनको ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप से संचालन किया जाए। खेल खिलाना है तो खेल से संबंधित फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैट बॉल होना चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चे आकर्षित हों और अपने आप को गतिविधि में संलिप्त कराएं। तो इस तरीके से बच्चों को प्रत्येक रूप से रोकना है। साइंस के अगर पढ़ाना है तो साइंस से संबंधित चार्ट के माध्यम से हम उनका अध्ययन कराएंगे। मैथ में रोकना है तो संबंधित चार्ट के मैथ के गणित विषय का हम चार्ट के माध्यम से या दीवारों में फॉर्मूले वगैरह लिखकर या काउंटिंग लिखकर या टेबल लिखकर हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे। बच्चों को ठहराव करने के लिए
उनको प्रत्यक्ष रूप से संबंधित उपकरणों की सहायता से ज्ञान का संचालन कराएंगे। आगे हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ही, क्योंकि बात हो रही है बच्चों के प्राथमिक शिक्षा का विकास पर जोर देना, तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने का मतलब यह है कि आने वाले भविष्य में जो हम कल्पनाओं का निर्धारण कर रहे हैं, जो कल्पनाओं को संजो रहे हैं, उन कल्पनाओं को वर्तमान में ही शामिल करने की कोशिश करें। शुरू से ही हम प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही हम उनको खिलौने के माध्यम से उनकी रचनाओं का, उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास करें, उनकी दक्षता का विकास करें, अनुभव अधिगम सामग्री की सहायता से अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने के साथ साथ में उनको प्रोत्साहित करें। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार संपूर्ण पहलुओं की सहायता से उनका समग्र विकास पर जोर देने की बात कही गई। 6 से 11 अब अगला पॉइंट है 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों 11 वर्ष तक के बच्चों का 100% सुविधा उपलब्ध कराना। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए 100% सुविधा उपलब्ध कराना। चूंकि उनकी न्यूनतम दक्षता का विकास करना है, चूंकि उनके न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रोत्साहन देना है, उनके न्यूनतम ज्ञान को प्रोत्साहन देना है, तो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए 100% सुविधा उपलब्ध कराना। उनकी बैठने की व्यवस्था हो गई, उनकी खेलने की व्यवस्था हो गई, उनके संबंधित संपूर्ण विषय का अध्ययन करने की व्यवस्था हो गई। क्योंकि उनका उद्देश्य है कि उनको इनडायरेक्टली जो है हम उनका मोटिवेशन, प्रेरणा के सिद्धांत की सहायता से हम उनके ज्ञान पर बल दें। तो ये हो गया 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों का 100% सुविधा उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट क्या है उस पर देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है वंचित बालकों को शिक्षा प्रदान करना। वंचित बालकों को शिक्षा प्रदान करना। जो बीच में बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, शिक्षा छोड़ देते हैं, एजुकेशन को रोक देते हैं, उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, दोबारा से जोड़कर उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अगला पॉइंट है बस बेसलाइन सर्वे के आधार पर, बेसलाइन सर्वे के आधार पर बेसलाइन सर्वे को आधार मानते हुए गणित तथा भाषा के माध्यम से अध्ययन कराने पर जोर देना और 25% तक तथा अन्य विषयों में 45% तक उनके योग्यता पर बल देना। अगला पॉइंट है ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनका परसेंट कम करना और जो बच्चे आ रहे हैं उनकी परसेंट को बढ़ाना। जो बच्चे ड्रॉप आउट है उनका 10%, उनका जो परसेंटेज है उसको कम करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी परसेंटेज पर वृद्धि करना। यानी कि 90% तक उनको पढ़ाने की कोशिश करना, 90% तक उनको शिक्षा उद्देश्य परिचित कराना, शिक्षा के उद्देश्य परिचित कराना। तो इस तरीके से 90% तक ज्ञान का संचालन करना,
जो आप देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षा का विकास के लिए या माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय में या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे के आधार पर ये आंकड़े जुटाने की कोशिश करते हैं और जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनको विद्यालय से रिकनेक्ट करते हैं, विद्यालय से पुनः जोड़ने की कोशिश करते हैं, अभिभावकों की मदद से उनको पुनः विद्यालय से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से जो ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं उनका परसेंट डाउन करके और जो बच्चे आ रहे हैं उनको पुनः प्रोत्साहन की मदद से शिक्षा के उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश कराना, यानी कि 90% के आधार पर ज्यादा बल्कि मोस्ट 90% से ज्यादा भी उनको ज्ञान या नॉलेज प्रोवाइड कराना ही उद्देश्य है। तो ये था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो DPE के नाम से जाना जाता है। इस संबंधित हम लोगों ने नीति का अध्ययन किया। आगे तो डियर स्टूडेंट आज के टॉपिक पे इतना ही काफी है और इसके बाद बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इन योजनाओं को ध्यान से पढ़िए और कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट में आप दीजिए, जो भी आपको डाउट है उसका हम फिर से रीस्टडी करेंगे और फिर से डिस्कशन करेंगे। तो और हम लोग अब क्या है कि अभी अब तक हम लोगों ने 5 योजनाओं का अध्ययन किया। ये अभी तक 5 योजनाएं हो गई, 5 कार्यक्रम हो गए जो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जिन्होंने बल दिया, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को बढ़ाने की कोशिश किया, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्रोत्साहन दिया। तो ये 5 योजनाओं को हम लोगों ने आज अध्ययन किया और आगे की जो योजनाएं हैं, आगे की जो कार्यक्रम है उसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको आज क्लास में काफी कुछ समझ में आया होगा एंड आशा करते हैं कि इसी तरीके से आप समझते रहिए, जानकारी प्राप्त करते रहिए, नॉलेज शेयर करते रहिए, नई नई बातों के साथ में जुड़ते रहिए और इसी प्रकार से हमें हमारे इस प्रयास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपके प्रयास से हम निरंतर गतिशील हैं, निरंतर एक्टिव रहेंगे और नए नए नॉलेज के साथ में आपके साथ में रूबरू करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।